हेलो, दिस इज़ योर लॉ ट्यूटर 25। क्लैट पीजी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे केस लॉज को समझना। सो लेट्स डील विद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस वीडियो, दैट इज़ IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने कुछ लैंड रिफॉर्म लॉज को जुडिशियल रिव्यू के रीच से बाहर कर दिया। इस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए श्री शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस आया, जहां पे कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिड घोषित किया और कहा जो आर्टिकल 368 में जो अमेंडिंग पावर है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो लॉ की डेफिनीशन दी गई है उसमें अमेंडमेंट इंक्लूडेड नहीं है। फिर आता है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964। इसमें कुछ और लैंड रिफॉर्म लॉज को 9 शेड्यूल में ऐड किया गया, जिसके कारण वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकते थे। और इस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को क्वेश्चन करने के लिए सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्वेश्चन रेज हुए 1965 में, बट स्टिल इस केस में भी इस अमेंडमेंट को वैलिड घोषित कर दिया गया। बट स्टिल बहुत लोग इस अमेंडमेंट और लैंड रिफॉर्म्स के फेवर में नहीं थे, इसलिए आज का हमारा केस आता है जो कि है IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। सो लेट्स सी फैक्ट्स ऑफ द केस। हमारा पेटिशनर जो कि है गोलकनाथ, उसकी फैमिली के पास अबाउट 500 एकर्स ऑफ फार्म लैंड होते हैं जलंधर पंजाब में। पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953 आता है, जिसके कारण एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड को उनकी फैमिली को रखने दिया जाता है, और जिसके कारण अमाउंट ऑफ लैंड के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड आती है और कि स्टेट के पास चली जाएंगी भी जमीन है, वो सरप्लस घोषित को दी जाएंगी या पुअर फार्मर्स को दी जाएंगी या स्टेट के पास चली जाती है। गोलकनाथ की फैमिली इस लॉ के अगेंस्ट होती है, जिसके कारण ये डिफरेंट कोर्ट्स में जाती है, बट फाइनली इन 1965 ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट थ्रू अ पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेट्स सी क्या क्या राइट्स थे जो कि पिटिशनर के हमारे इन्फ्रिंज हुए। सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(f and 19(1)(g, that is to acquire and hold property and practice any profession. Secondly, Article 14 equality before law and protection of the law. साथ ही में पटिशनर ये भी आर्ग्यू करते हैं जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट को 9 शेड्यूल में डालता है, वो अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर होना चाहिए, दैट इज़ बियॉन्ड द पावर्स। द मेन इशू जो इन्वॉल्व है इस केस में वो ये है कि क्या पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है फंडामेंटल राइट्स तक को अमेंड करने की। नाउ हम देखते हैं क्या आर्ग्यूमेंट्स थे पेटिशनर और रिस्पोंडेंट की तरफ से इस केस में। पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार है। पेटिशनर का कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो परमानेंट नेचर का है। दूसरी बात वो कहते हैं अमेंडमेंट जो भी होना है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डेंस में होना चाहिए। थर्डली वो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है वो हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे पार्लियामेंट नहीं ले सकता। फोर्थली कहा जाता है जो आर्टिकल 368 है वो केवल और केवल प्रोसीजर बताता है अमेंडमेंट की, ना कि पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। लास्टली आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में हर टाइप के लॉ कवर है, इवन अमेंडमेंट भी उसमें कवर है, और बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं बनाया जा सकता। लेट्स सी रिस्पोंडेंट क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो रिस्पोंडेंट का सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट के पास वो एक सॉवरेन पावर है। सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल नेचर का बनाना चाहते थे। थर्डली अगर कोई अमेंडमेंट नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फोर्थली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक या नॉन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। लास्टली कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजंस इक्वल इम्पॉर्टेंस रखते हैं, यहाँ पे कोई भी हायरार्की नहीं है प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ सो नाउ इट्स द टाइम फॉर द जजमेंट। इसमें 11 जज बेंच बैठे थे, जिसमें से 6:5 रेशियो में जजमेंट आया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर गोलकनाथ के फेवर में जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया
कि सज्जन सिंह के केस को अगर हम लॉ ऑफ लैंड मानते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर देगी। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने जजमेंट पास किया और कहा कि पार्लियामेंट के पास कोई भी राइट नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का। मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने कहा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेम है नेचुरल राइट्स जैसे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सो इस केस से निकल के आता एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इस डॉक्ट्रिन का मतलब है कि जो भी जजमेंट कोर्ट के द्वारा आ रहा है या कोई भी लॉ को इनवैलिड घोषित किया जा रहा है तो वो फ्यूचर डेट से होगा, ना कि पास्ट के इवेंट को भी इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा। इस चीज़ के लिए आप स्लाइड में मैंने जो सिंपल टर्म्स में वर्ड्स लिखे हैं आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, आप इसे ईजिली समझ जाएंगे। सो थैंक यू एंड तक वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए। लास्ट में मैं एक रिवीजन बॉक्स दे रही हूँ जिससे आप गो थ्रू कर सकते हैं, जो कि आपको एक क्विक रिवीजन दे देगा जो भी हमने अभी तक पढ़ा। सो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।